नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां गृह मंत्री पर गंभीर आरोप है। मुख्यमंत्री चुप हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री सबूत पेश कर रहे हैं और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री बचाव कर रहे हैं। कुल मिलाकर एक संदिग्ध कार से शुरू हुई कहानी ने पूरे सिस्टम को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। इसके बाद हम कोरोना की वैक्सीन को लेकर आए एक अच्छा समाचार सुनाएंगे। वैक्सीन का जो तीसरा फेज है, बल्कि वैक्सीनेशन की जो शुरुआत होने वाली है तीसरे फेज की, उसका ऐलान कर दिया गया। अच्छी बात यह है कि 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के लोग भी वैक्सीन लगवा सकेंगे। आज हम दिल्ली सरकार के उस फैसले की भी बात करेंगे जिसमें शराब पीने के लिए जरूरी उम्र को 25 से घटाकर 21 कर दिया गया है। माना कि सरकार को अपना खजाना बढ़ाना है, लेकिन क्या इसके लिए सामाजिक मान्यताओं को ताक पर रख देंगे? हमने आज दिल्ली वालों से यही सवाल पूछा है। बंगाल चुनाव में आज हम आपको 3 रैलियों के बारे में बताएंगे। बीजेपी और टीएमसी दोनों का दावा है कि उनकी जीत हो रही है, जबकि वोटिंग शुरू होने में सिर्फ 4 दिन बाकी है। और आखिर में आपको एक बेटे की पुकार जरूर सुननी चाहिए। कश्मीर की एक बेहद भावुक तस्वीर आज आप जरूर देखिए। सबसे पहले फिक्र खाकी, खादी और पैसों के खेल की, क्योंकि जिन सरकारों को हम चुनते हैं वो हमें अंधकार में रखती है और उस अंधकार के पीछे का सच हमारी उम्मीदों को बार बार ठेस पहुंचाता है। बात पुलिस में हकमे की करें तो एक अदना सा अधिकारी इतनी लग्जरी मेंटेन करता है कि एक आम आदमी उसके रुतबे को देखकर हैरान रह जाता है। क्योंकि मुंबई के एपीआई सचिन वाजे के केस में हम यही देख रहे हैं कि हर रोज उसकी लग्जरी कार का पता चल रहा है। महाराष्ट्र की अलग अलग लोकेशन में उसके कई मकान और जमीन है। मतलब एक छोटे पुलिस अफसर के पास इतनी संपत्ति की साधारण आदमी इसके बारे में सोच भी ना पाए। अगर सचिन वाजे के सियासी रिश्ते की बात करें तो पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने ही खुलासा किया कि प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को 100 करोड़ वसूली का टारगेट दिया था। खुलासा यह भी हुआ है कि इसके लिए वाजे ने मुंबई में रेस्टोरेंट, पब और बार में वसूली के रेट तय कर रखे थे। मतलब जिन बातों की चर्चा कल तक दबी जुबान से होती थी, अब उस पर मुंबई से लेकर दिल्ली तक खुली बहस चल रही है। खाकी और खादी के इस खुल्लम खुल्ला खेल की चर्चा गली गली हो रही है। इस बीच एनआईए को मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वाजे का एक डायरी मिली, जिससे कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। और महाराष्ट्र के एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़ी बातें की। एटीएस चीफ ने कहा कि जांच में सचिन वाजे के सिम कार्ड का लिंक गुजरात से मिला है। यह सिम कार्ड एक कंपनी के नाम रजिस्टर है। विनायक शिंदे यानी अपने सहयोगी को यह सिम कार्ड सचिन वाजे ने दिया था। यह सिम कार्ड जिस मोबाइल में इस्तेमाल हुआ उसे नष्ट कर दिया गया। क्राइम में इस्तेमाल की गई कार को दमन से लाया गया। एटीएस चीफ ने यह भी कहा कि इसमें और भी आरोपियों के गिरफ्तार होने की संभावना है और पूछताछ के लिए एटीएस कोर्ट से वाजे की कस्टडी मांगेगी। जरा सोचिए कि एंटिलिया केस के तार कहां से कहां तक पहुंच गया है। जो पुलिस ऑफिसर इसकी जांच कर रहा था वो सलाखों में पहुंच गया है। इसके बाद खुलासा हुआ कि राज्य के गृह मंत्री ने उसे 100 करोड़ वसूली का लक्ष्य दिया। इस पर आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर महाराष्ट्र में एक मंत्री का कोटा 100 करोड़ का है तो बाकियों का कितना होगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज ऑफ वसूली, फॉर वसूली, बाय वसूली। ये इसका टेक्स्ट बुक केस वहां पर आ रहा है। महाराष्ट्र में मुंबई से सिर्फ एक मंत्री का टारगेट है वसूली का कोटा 100 करोड़, तो पूरे महाराष्ट्र का कितना है? और अगर एक मंत्री का कोटा है 100 करोड़ तो बाकी मंत्रियों का कुल मिलाकर कितना है? और यह भी सवाल उठाया गया था कि गृह मंत्री जी ये सिर्फ अपने लिए वसूली कर रहे थे, अपनी पार्टी के लिए या सरकार के लिए? मुंबई की घटना के बाद तो लगने लगा है कि जनता के सेवक का मतलब क्या होता है। जनता की सेवा करना या जनता से जबरदस्ती सेवा लेना। सुना आपने, खाकी, खादी और महावसूली पर अब दिल्ली में भी राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन आज इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई, जहां गृह मंत्री देशमुख ने यह कबूल कर लिया कि वो 15 फरवरी को नागपुर अस्पताल से छुट्टी के बाद उसी दिन मुंबई पहुंचे और उनके इसी कबूलनामे के साथ शरद पवार समेत उन तमाम लोगों के दावे झूठे साबित हो गए जो ये कह रहे थे कि 15 फरवरी के बाद देशमुख नागपुर में ही सेल्फ क्वारंटीन थे। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर महावसूली करवाने का आरोप लगाया।
तो एनसीपी प्रमुख ने लगातार 2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देशमुख का बचाव किया, लेकिन पवार ने देशमुख के बचाव के लिए जो क्वारंटीन और सेल्फ क्वारंटीन की तारीख बताई वही सवालों के घेरे में आ गई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शरद पवार को गलत ब्रीफ किया गया। कल आदरणीय पवार साहब को सही ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। एक राष्ट्रीय नेता के मुंह से, और जो देश में जाने माने नेता माने जाते हैं, उनके मुंह से कल गलत बातें कहलवाई गई और जो प्रोटेक्ट करने का प्रयास ये कल किया गया, मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरे तरीके से कंप्लीट एक्सपोज हुआ है। शरद पवार के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया गया उससे भी ये बात साफ हो रही थी कि अस्पताल से छूटने के बाद भी अनिल देशमुख नागपुर में ही सेल्फ क्वारंटीन में थे। लेकिन कल बीजेपी ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके ये सबूत दे दिया कि 16 से 27 फरवरी के बीच देशमुख नागपुर में नहीं थे और उन्होंने अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। TV9 भारतवर्ष के पास भी देशमुख को लेकर 2 प्रमाण हैं। पहला दस्तावेज अस्पताल से छुट्टी का पेपर है जिसमें सेल्फ आइसोलेशन की शर्तें लिखी हैं, और दूसरा पेपर ट्रैवल एजेंट का है जिस पर साफ लिखा है माननीय श्री अनिल देशमुख जी, और यात्रा की तारीख है 15 फरवरी 2021। और आज अनिल देशमुख ने भी स्वीकार कर लिया कि वो 15 फरवरी को अस्पताल से छूटने के बाद चार्टर्ड प्लेन से मुंबई रवाना हो गए थे। त्यानंतर 5 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारीपर्यंत मी नागपूरच्या अलेक्सिस हॉस्पिटलमध्ये भरती होतो। 15 फेब्रुवारीला मला जेव्हा डिस्चार्ज मिळाला त्यावेळेस होम क्वारंटाईनसाठी मी खाजगी विमानाने नागपूरहून लगेच मुंबईला आलो। हॉस्पिटलमध्ये राहण्याच्या दरम्यान आणि मुंबईमधील माझ्या होम क्वारंटाईनच्या दरम्यान मी अनेकदा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठका किंवा कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झालो। मतलब कल तक एनसीपी से लेकर शिवसेना तक सब झूठ बोल रहे थे, लेकिन दस्तावेजों ने सच उगला तो अनिल देशमुख को भी मानना पड़ा कि वो मुंबई आ गए थे। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। क्या शरद पवार को वाकई मालूम नहीं था कि देशमुख 15 फरवरी को मुंबई आए थे? अनिल देशमुख को बचाने के पीछे पवार की क्या मजबूरी है? अगर महाराष्ट्र का गृह मंत्री क्वारंटीन नियमों की अनदेखी करेगा तो संदेश क्या जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि अस्पतालों ने भी नियमों की अनदेखी कर देशमुख को रिलीज कर दिया? जिस तरह आनंद फानन में देशमुख नागपुर से मुंबई आए, उससे क्या कुछ गंभीर संकेत नहीं मिलते? अगर दाल में काला हो तो ढूंढा जा सकता है, लेकिन अगर दाल ही काली हो फिर क्या ढूंढेंगे? महाराष्ट्र की दाल कुछ ऐसी ही लग रही है। महाराष्ट्र में सरकार और पुलिस की साठगांठ के बीच आज एक और खुलासा हुआ। सूबे के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज खुलासा किया कि खाकी और खादी की मिलीभगत के कारण महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग का रैकेट धड़ल्ले से चलता है, और इस फिक्र को लेकर आज वो दिल्ली तक पहुंचे। महाराष्ट्र में खाकी, खादी और पैसों के खेल को लेकर देवेंद्र फडणवीस मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे तो एक हाथ में 6.3 GB का डेटा था और दूसरे हाथ में क्राइम फाइल, और दोनों में ही दर्ज थे महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग के काले खेल का सच। जब कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हुआ तो बड़ी एक्सप्लोजिव चीजें बाहर आने लगी और कई बड़े अधिकारी, कई पॉलिटिकल लोग, इनके नाम, चर्चाएं, ये इसमें से बाहर आने लगी। तो सुना आपने, फडणवीस ने खुलासा किया कि महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट में कई बड़े नेता और अफसरों के नाम हैं। हालांकि दुर्भाग्य यह है जिस कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस ने इसका खुलासा किया, उद्धव सरकार ने उसी पर कार्रवाई कर दी। इसी शिकायत को लेकर फडणवीस दिल्ली पहुंचे और होम सेक्रेटरी से मिले। इसको बचाना सरकार चाहती थी, किसको एक्सपोज होने से सरकार नहीं बचा रही थी, किसको एक्सपोज होने से सरकार बचा रही थी, ये सवाल इसमें तैयार होते हैं। और इसलिए ये सारी चीजें मैंने दी है और मेरा विश्वास है कि सरकार की ओर से इसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल से जुड़ा जो बड़ा खुलासा हुआ,
उसमें 7 ब्रोकर्स के नाम का भी पर्दाफाश हुआ है, जिनके संपर्क में 40 से ज्यादा अधिकारी थे। TV9 भारतवर्ष के पास इसके दस्तावेज हैं। दरअसल कमिश्नर इंटेलिजेंस ऑफिस ने इन ब्रोकर्स के फोन को रिकॉर्ड किया था, तो यहाँ पहले आपको इनके नाम बताते हैं। महादेव इंगले, संतोष उर्फ सागर जगताप उर्फ राजू, नवाज मनेर असदुद्दीन, देवानंद भोजे, उमेश राठौड़, विशाल कदम और उमेश पाटिल। बताया जाता है कि इन 7 ब्रोकर्स के संपर्क में 40 से ज्यादा SPS और IPS अफसर थे। मामला सिर्फ यहीं तक सिमटा नहीं था। इसके अलावा ये महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, MMRDA, SRA, कई मंत्रालय, सचिवालय के अफसरों के भी ट्रांसफर की सेटिंग कराते थे। अब इनका खेल भी जान लीजिए। महादेव इंगले अपनी सेटिंग के लिए अफसरों के बच्चों को सोने की ज्वेलरी गिफ्ट करता था। संतोष जगताप ने 7 IPS के ट्रांसफर का जिम्मा लिया था। इनमें DCP सचिन पाटिल की नासिक में ट्रांसफर का जिम्मा भी था। नवाज मनेर ने पांढेर नाम के अफसर की जलगांव ट्रांसफर का जिम्मा लिया। उमेश राठौड़ ने विजय मगर SP नांदेड़, दत्ताराम राठौड़ एडिशनल SP नांदेड़ और विजय पवार एडिशनल SP नांदेड़ के ट्रांसफर का जिम्मा लिया था। उमेश पाटिल के संपर्क में SP सोलापुर, मनोज पाटिल और सुहा बचावे थे। वाकई कमिश्नर इंटेलिजेंस ऑफिस के रिकॉर्डिंग से ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग का बड़ा रैकेट चल रहा है और ब्रोकर्स के अच्छे दिन आ गए हैं। आपने अभी महाराष्ट्र के जिन ब्रोकर्स और पुलिस अफसरों के नाम देखे, वो कमिश्नर इंटेलिजेंस ऑफिस के फोन कॉल रिकॉर्ड के आधार पर सामने आए हैं। वो कितने सही हैं TV9 भारतवर्ष उसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अब बात एक और खुलासे की। मुंबई के एंटिलिया केस के मास्टरमाइंड सचिन वाजे की डायरी NIA के हाथ लगी है, जिससे उसकी वसूली का काला चिट्ठा खुल रहा है। मुंबई एंटिलिया केस का जांच अधिकारी, लेकिन सचिन वाजे पर मुहर लगी एंटिलिया केस के मास्टरमाइंड की। खुलासा हुआ खाकी और खादी के गठजोड़ का, जिसका जिक्र हमने कल भी किया। आज इसके कुछ और तार सुलझाते हैं। आज आपको ये भी दिखाएंगे कि किस होटल में एंटिलिया साजिश की स्क्रिप्ट लिखी गई और होटल में वाजे के हाथों में 3 भारी बैग का राज क्या है। लेकिन पहले कुछ और नए खुलासे देखिए। एंटिलिया केस की जांच कर रही जांच एजेंसी NIA को सचिन वाजे से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज मिले, जिससे महावसूली रैकेट के रहस्य से पर्दा हट रहा है। सचिन वाजे के दफ्तर में छापेमारी के दौरान NIA को एक सीक्रेट डायरी मिली। इस डायरी में फंडिंग की डिटेल कोड वर्ड्स में लिखी हुई है। इसमें पैसों के लेन देन की भी एंट्री दिखाई गई है। डायरी में पैसों के लेन देन की एंट्री भी कोड वर्ड में ही की गई है। सूत्रों के मुताबिक इस डायरी में रेस्टोरेंट, बार, पब और हुक्का पार्लर से उगाही से जुड़ी डिटेल भी लिखी है। वाजे के दफ्तर से बरामद हुई ये डायरी इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि इस डायरी के अंदर होटल और बार के नाम कोडवर्ड में लिखे हुए थे। उनके ठीक सामने रेड कार्ड भी छपा हुआ था। NIA सूत्रों के मुताबिक मुंबई के अंदर ये पूरी की पूरी वसूली वाजे और गैंग के नाम पर की जाती थी। इसके अलावा डायरी के अंदर न सिर्फ मटका कारोबार बल्कि मुंबई के लॉटरी कारोबार की भी हर बारीक जानकारी दर्ज है। ये वसूली सचिन वाजे ने जनवरी महीने में शुरू की थी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर की चिट्ठी में भी वसूली के इसी टाइम का जिक्र किया गया है। सचिन वाजे की डायरी के अलावा NIA ने उसके दफ्तर से बरामद मोबाइल, लैपटॉप और कुछ डॉक्यूमेंट्स को भी खंगाला है। माना जा रहा है कि इन दस्तावेजों से भी NIA को कई अहम जानकारी मिली है और इन सारे सबूतों को लेकर जांच एजेंसी सचिन वाजे से पूछताछ कर रही है। उधर मनसुख मर्डर केस में गिरफ्तार विनायक शिंदे, जो सचिन वाजे का करीबी भी है, उसके फ्लैट से NIA ने एक प्रिंटर बरामद किया। शक है कि इसी प्रिंटर से धमकी भरा लेटर निकाला गया। वो लेटर विस्फोटक से भरी कार के साथ एंटिलिया के पास रखा गया था। खाकी खादी के गठजोड़ में कितने तिकड़म लगाए गए थे, इसको लेकर एक और खुलासा हुआ है। मुंबई के जिस 5 सितारा होटल में सचिन वाजे ने एंटिलिया केस की स्क्रिप्ट लिखी और महावसूली की साजिश रची, सूत्र बताते हैं कि NIA को उससे जुड़े कई सबूत मिल चुके हैं। यहाँ चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस 5 स्टार होटल में वाजे फर्जी आधार कार्ड के सहारे 4 दिनों तक रुका था। मुंबई का यह वही 5 स्टार होटल है जिसमें सचिन वाजे फर्जी आधार कार्ड के सहारे ठहरा हुआ था।
TV9 भारतवर्ष के पास वाजे के फर्जी आधार कार्ड की कॉपी है, जिसमें फोटो तो वाजे की चिपकी है, लेकिन नाम सुशांत सदाशिव खामकर लिखा है। बताया जाता है कि मुंबई के एसी ट्राइडेंट होटल में सचिन वाजे 4 दिनों तक रुका और एंटीलिया साजिश का पूरा प्लान यहीं से बनाया। माना जा रहा है कि इसी होटल में सचिन वाजे ने एंटीलिया की पूरी साजिश तैयार की और उसके बाद ही उस साजिश को 25 तारीख को अंजाम दिया गया था। दरअसल एनआईए की टीम यहां कल पहुंची और यहां से जो सीसीटीवी फुटेज है 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक के बीच की, वो यहां से बरामद कर ली गई है और अब उसकी तफ्तीश भी की जा रही है। सूत्र बताते हैं कि सचिन वाजे दक्षिणी मुंबई के मरीन ड्राइव में इसी सी फेसिंग लग्जरी होटल से जबरन वसूली रैकेट चलाता था। बताया ये भी जाता है कि वाजे जब इस होटल में ठहरा था तभी यहाँ उससे कई लोग मिलने भी आए, जिसमें विनायक शिंदे भी शामिल हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि इसी होटल में रहते हुए वाजे ने फोन पर कई क्रिमिनल से बात भी की, महाउगाही की मेगा प्लानिंग भी रची। एनआईए सूत्रों का यह भी कहना है कि एक सीसीटीवी फुटेज में सचिन वाजे नोटों से भरा बैग बाहर ले जाते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो लिहाजा जो जांच है वो ट्राइडेंट होटल तक पहुंच चुकी है एनआईए की और जल्द ही कुछ और लोगों से इस पूरे मामले में पूछताछ करने की एनआईए कोशिश करेगी। जिस प्रकार की बातें सामने आ रही है वे दर्शाती है कि वह झूठ है। अब सच क्या है यह बताने का एक मार्ग है कि वे अपने मोबाइल का सीडीआर रिपोर्ट और लोकेशन के साथ क्या देश और जनता के सामने रखकर अपने दामन की सच्चाई बयां करेंगे। उधर जांच एजेंसी एटीएस को भी दमन में एक वॉल्वो कार मिली है, जिसे सचिन वाजे ही इस्तेमाल करता था। एनआईए की टीम भी इस कार को तलाश रही थी। इस वॉल्वो कार को दमन में एक फैक्ट्री में छिपा कर रखा गया था। इस कार से एटीएस को 2 बैग मिले हैं। इन बैग में कपड़े, मास्क और मोबाइल चार्जर मिले हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी मिली हैं जिनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। फिक्र कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की, जो लगातार चिंता बढ़ा रहा है। बीते 4 दिनों से देश में लगातार 40,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। 22 मार्च को यह आंकड़ा 40,611 रहा। हालांकि जिस तरह से 21 मार्च को यह आंकड़ा 47,000 के पार पहुंच गया था, उस हिसाब से थोड़ी राहत दिखी, लेकिन ये राहत बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि अगर बीते एक हफ्ते के एक्टिव केस के आंकड़े देखें तो इन 7 दिनों में देश भर में एक्टिव केस यानी जो लोग संक्रमित हैं और इस वक्त इलाज चल रहा है, उनकी संख्या में 1,20,000 से ज्यादा का इजाफा हुआ है, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। मतलब एक बार फिर देश के अस्पतालों पर बोझ बढ़ने लगा है। कोरोना संक्रमण के रोज बढ़ते आंकड़ों के बीच आज 2 बड़ी खबरें भी आई हैं। पहली खबर पंजाब से आई, जिसने फिक्र बढ़ा दी। पंजाब में 81% सैंपल में यूके स्ट्रेन मिला है, जिसके बाद पंजाब सरकार की ओर से अपील की गई है कि एज लिमिट हटाकर सबको जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाए। इस बीच केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा फैसला किया है। टीकाकरण के तीसरे फेज की शुरुआत की तारीख और क्राइटेरिया का ऐलान कर दिया गया है। अब 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर का हर शख्स वैक्सीन लगवा सकेगा। छियासठ दिन हो गए हैं हिंदुस्तान में कोविड वैक्सीनेशन शुरू हुए। 66 दिन से दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी है, ताकि हिंदुस्तानियों को जल्द से जल्द कोरोना कवच से लैस किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 16 जनवरी यानी जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, तब से 22 मार्च यानी 66 दिनों में देश में 4,72,00,000 से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इसमें दूसरी डोज वाले लोग भी शामिल हैं। इस हिसाब से अब तक करीब 3.5% आबादी को ही टीका लगा है। इस हिसाब से 130 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट करने में कई साल लग जाएंगे। इसीलिए केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार और दायरा अब बढ़ाने का फैसला लिया है। अब 1 अप्रैल से देश में 45 साल से ज्यादा उम्र वाला कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन लगवा सकता है। 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। उसके लिए उसे अब कोई दाखिला लाने की, सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। 45 उम्र है उसको मिलेगा, 45 से ऊपर। इसका मकसद वैक्सीनेशन का दायरा और रफ्तार बढ़ाना है, क्योंकि 16 जनवरी से देश में हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। 1 मार्च से 60 साल से ऊपर और 45 साल से 59 साल तक कोमॉर्बिड लोगों को टीका लग रहा था।
अब 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के हर शख्स को टीका लग सकेगा। इस निर्णय का सभी लोग स्वागत करेंगे और उत्साह से वैक्सीनेशन के लिए आगे आएंगे। वैक्सीनेशन के मोर्चे पर तेजी लाने के लिए सरकार के इस अहम कदम से कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में तेजी आएगी, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स एज लिमिट को और भी कम करने की बात कर रहे हैं। देश के जाने माने कार्डियक सर्जन और नारायणा हेल्थ के संस्थापक डॉक्टर देवी शेट्टी के मुताबिक अगर हम युद्ध स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाएं और 20 से 45 वर्ष के लोगों को टीका लगाएं तो अगले 6 माह में ही कोरोना पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर देवी शेट्टी साल भर देश में लॉकडाउन की हिमायत करने वाले डॉक्टर्स, वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञों के दल में शामिल थे, लेकिन आज के हालात में दोबारा लॉकडाउन को फिजूल करार देते हैं क्योंकि उससे अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। सरकारों को लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू जैसे कदम उठाने के बजाय टीकाकरण बढ़ाने पर ध्यान देना होगा और 20 से 45 साल के लोगों के वैक्सीनेशन पर जोर देना चाहिए। 20 से 45 साल के लोगों पर जोर इसलिए क्योंकि यही एज ग्रुप सुपर स्प्रेडर साबित हो रहा है, क्योंकि यही लोग ज्यादातर अपने काम से घरों से बाहर रहते हैं और तेजी से संक्रमण फैला रहे हैं। इसमें तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि अगर 70% जनसंख्या देश की इनोकुलेट हो जाए, उनको टीका लग जाए तो संक्रमण की रफ्तार पे भी लगाम लगेगी, संक्रमण के विस्तार पे भी लगाम लगेगी और इसका उद्देश्य यही है कि हम अधिक से अधिक जनसंख्या को कितनी गति से कवर कर सकते हैं। इसीलिए टीकाकरण की गति बढ़ाने की दिशा में सरकार ने आज एक और बड़ा कदम उठाया जो कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने और जल्द से जल्द हिंदुस्तान को कोरोना कवच देने में तेजी लाएगा। शहरों में जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि कोरोना वैक्सीन का दाम कम होने के बावजूद जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं और जैसे हर शहर में हर कॉलोनी के पास एक कोई ना कोई गांव, वहां से लोग वैक्सीन लगवाने बहुत कम आ रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर एक और अहम फैसला भी किया जा गया, जिसके मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच का समय पहले से 2 हफ्ते ज्यादा रहेगा। अब तक कोविशील्ड के दोनों डोज के बीच 4 से 6 हफ्ते यानी करीब 28 से 42 दिन का अंतर रखा जाता था, लेकिन नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब यह अंतर 4 से 8 हफ्ते यानी 28 से 56 दिन का होगा। दरअसल कई स्टडी में ये बात सामने आ चुकी है, कोविशील्ड की 2 डोज के बीच 6 से 12 हफ्ते का अंतर रखने पर वैक्सीन ज़्यादा प्रभावी होती है। ब्रिटेन में 12 हफ्ते के अंतराल पर कोविशील्ड की 2 डोज लगाई जा रही हैं। ज़्यादा असर के अलावा 2 डोज के बीच वक्त बढ़ाने से ज़्यादा लोगों को टीका लगाने की बात पर सोचा जा सकता है। इस वक्त देश में सबसे जरूरी ये है, हालांकि नए निर्देश सिर्फ कोविशील्ड को लेकर हैं, कोवैक्सीन से टीकाकरण उसी तरह चलता रहेगा जैसा अभी चल रहा है, यानी कोवैक्सीन की 2 डोज के बीच 4 हफ्ते का ही अंतर रखा जाएगा। और अब बात बंगाल की, जहां 4 दिनों के बाद पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। जाहिर रैलियों में तेजी आ गई है। आज बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को से लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक की रैली हुई। अमित शाह ने कहा कि जीत कर आए तो भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे। जवाब में ममता बनर्जी बोली, बीजेपी झूठ की फैक्ट्री चलाती है। भीड़ अगर कामयाबी का पैमाना है तो मिदनापुर का रोड शो कामयाब रहा। वैसे भी मिदनापुर शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। गृह मंत्री अमित शाह से हमने वो सवाल पूछे जो आजकल बीजेपी से ममता बनर्जी पूछ रही हैं। ममता दीदी कह रही हैं बाहरी लोग आकर के ऐलान करके जा रहे हैं आपके तमाम ऐलानों पर। चलिए ममता दीदी का जवाब ये बंगाली लोग ही देंगे। अभी देख लीजिए पूरा रोड खींचो खींच भरा हुआ है। हर घर से लोग यहाँ पर रोड शो में उपस्थित है जो परिवर्तन करना चाहते हैं। 2 मई को 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। यहाँ परिवर्तन हो रहा है। यहाँ की जनता घुसपैठ से त्रस्त है, तुष्टीकरण से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। वो आपको दुर्योधन और दुशासन इस तरह की बातें ममता बनर्जी कर रही हैं कि दुर्योधन दुशासन बाहर से आए गुंडा। चलिए अब सब अपनी अपनी फितरत के अनुसार बोलते हैं। इससे पहले अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना के गोसाबा में रैली की और कहा कि ममता बनर्जी की राज में बंगाल का बुरा हाल है।
मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपया भेजा, कुछ मिला है क्या आपको? मिला है? ये कहां गया? ये भतीजा एंड कंपनी चाव कर गई है, भतीजा एंड कंपनी चाव। मिदनापुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी रोड शो किया। हमने उनसे पूछा कि भीड़ नतीजों में तब्दील होगी क्या। बंगाल की जनता ने परिवर्तन करने का तय कर लिया है। ममता जी को आराम देने का मौका बंगाल की जनता ने तय किया है और भारतीय जनता पार्टी को काम देने का तय किया और ये साफ दिख रहा है 200 पार भारतीय जनता पार्टी। पश्चिमी मिदनापुर और पूर्वी मिदनापुर आपके लिए खास है, ममता का गढ़ कहा जाता था। मेरे लिए सब खास है और सारे बंगाल से 200 प्लस सीटें जीत करके हम आएंगे। उधर पुरुलिया में ममता बनर्जी ने भी रैली की और आरोप लगाया कि बीजेपी झूठ बोलने की फैक्ट्री चलाती है। ব্যাংকে আপনি টাকা রাখছেন, ব্যাংক বন্ধ করে দিচ্ছে। যে কোনো দিন বলবে ব্যাংক বন্ধ, তোমার টাকা নেই, বাড়ি যাও। ইন্স্যুরেন্স বিক্রি করে দিচ্ছে, কোল ইন্ডিয়া বিক্রি করে দিচ্ছে, রেল বিক্রি করে দিচ্ছে, বিএসএনএল বিক্রি করে দিচ্ছে, এমটিএনএল বিক্রি করে দিচ্ছে, এইচপিসিএল বিক্রি করে দিচ্ছে, সব বিক্রি করে দিচ্ছে, সব কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে। শুধু একটাই কারখানা চালু থাকবে, নরেন্দ্র মোদীর মিথ্যে কথা বলার কারখানা। अब एक ऐसी फिक्र जिसका जिक्र आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फिक्र दिल्ली के लाखों युवाओं से जुड़ी है और इसका संदेश पूरे देश को समझने की ज़रूरत है। दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। अब दिल्ली में शराब खरीदने और पीने की उम्र 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई। ये फैसला दिल्ली में एक्साइज रिफॉर्म्स पर बनी एक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किया गया। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया गया, जहां पर शराब खरीदने और पीने की कानूनी उम्र 21 साल है। हालांकि इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद में यह उम्र सीमा अब भी 25 वर्ष ही है। इस फैसले से दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि एक साल में 1500 से 2000 करोड़ तक का रेवेन्यू बढ़ सकता है। पहली नजर में केजरीवाल सरकार यह फैसला एक आम फैसले की तरह लगता है, लेकिन गंभीरता से विचार करने पर यह फिक्र बड़ी हो जाती है, खासतौर पर तब जब आज शहीद दिवस भी है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से बड़ा यूथ आइकन भला कौन हो सकता है देश में। खुद दिल्ली सरकार ने ही इस बार देशभक्ति का बजट पेश किया, लेकिन सवाल उठता है कि शराब पीने की उम्र घटाकर केजरीवाल सरकार यूथ को क्या संदेश देना चाहती है। लोक कल्याणकारी सरकारों का मकसद सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं होता। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी उतना ही पवित्र होना चाहिए, लेकिन लगता है कि दिल्ली सरकार ये मंत्र भूल गई है। ये ठीक है कि शराब के लिए उम्र घटती है तो सरकार का राजस्व बढ़ता है, लेकिन हमारे देश में शराब पीना एक सामाजिक बुराई भी मानी जाती है। तो उपाय क्या है? क्या युवाओं को इस लत से बचाने के लिए कानूनी मोहर जरूरी है? दिल्ली में युवाओं में बढ़ती शराब की लत और अंडर एज ड्रिंकिंग के बढ़ते चलन पर एक सर्वे किया गया। ये सर्वे ड्रंक एंड ड्राइविंग को रोकने के लिए काम करने वाली संस्था कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग CADD कैट जिसे कहते हैं के जरिए किया गया। सर्वे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। इससे पता चला कि दिल्ली में 88% से ज्यादा युवा 25 साल की उम्र से पहले ही शराब पीना शुरू कर चुके हैं। साथ ही सर्वे में यह भी सामने आया कि ऐसे लोगों को उनकी उम्र जाने बिना ही दुकानों से शराब भी बेची गई। सर्वे में सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि इसमें शामिल 98% युवाओं को यह पहले से पता था कि दिल्ली में कानूनी तौर पर शराब पीने की आयु सीमा जो है वो 25 साल है। जरा सोचिए, जब दिल्ली के युवाओं की इतनी बड़ी संख्या को शराब की लत लगी है और वो भी कानून की परवाह किए बिना, तो सरकार की जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि समस्या का समाधान कानून से नहीं होने वाला है। लेकिन क्या केजरीवाल सरकार ये जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही? खुद देखें। जो यूथ है इस चीज़ में ज़्यादा ही घुसती जा रही है, इस समय इसमें ज़्यादा हो रही है, तो उन्हें अब और छूट मिल गई। इस तरीके से कम कर दिया है तो सही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम 24-25 ईयर्स होनी चाहिए। 21 ईयर्स में ये सब चीज़ अलाउड नहीं होनी चाहिए। जिसको पीनी है उसके लिए सही है, जिसको नहीं पीनी है उसके लिए गलत है। तो जो एंजॉय करना चाहे वो करे। दरअसल उनको ठेके ही नजर आ रहे हैं। अब 21 साल कर दिया, आने वाले टाइम में लोग क्या बोलेंगे कि 15 ईयर्स के बच्चे जाके ठेके पर शराब खरीदो। ये दिल्ली की आवाज है जिसे अनसुना नहीं किया जा सकता। इसी समाज का एक वर्ग हर मौके पर जश्न के लिए शराब को पहली जरूरत मानता है। चाहे बर्थडे पार्टी हो, क्रिकेट मैच हो, कोई रिजल्ट आया हो या फिर ना जाने और क्या क्या,
जश्न के लिए या फिर बोरियत को दूर करने के लिए भी कभी भी जाम छलकाना नहीं भूलते। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसे सामाजिक मर्यादाओं के लिए जाना जाता है, जहां शराब की लत को सामाजिक बुराई की नजर से देखा जाता है। वहां अब कौन, क्या, कहां, कब और क्यों पी रहा है कि सभी धारणाएं ध्वस्त होती नजर आ रही हैं। ऐसे में दिल्ली में शराब पीने की उम्र 21 वर्ष करना क्या सही फैसला है? हमारे रिपोर्टर ने राजधानी के लोगों से ही सीधा सवाल पूछा। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यही जो आयु होती है, यही जो एज होती है, वो तरक्की करने की होती है। फ्यूचर के लिए तो वो सही है ही नहीं ये चीज़। हम जो अल्कोहल यूज़ करते हैं हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, और मैं तो गवर्नमेंट से यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इसको जितनी जल्दी हो सके बंद करें। फैसला तो मैम ये सरकार का बहुत गलत है, क्योंकि 21 साल एक बहुत माइनर एज होती है। इस एज में अगर कोई नशे में या लिकर में लगेगा तो उसकी जवानी कहाँ जाएगी और बाकी चीज़ें कहाँ जाएंगी। शराब पीना तो बिल्कुल भी अच्छा है ही नहीं, और अब जब इसने 25 से 21 कर दिया तो इसे तो अपने टैक्स के लिए ही चाहिए जी। सबसे ज़्यादा नुकसान तो है ही दिल्ली की पब्लिक को है, बच्चों को है, सबको है। वैसे क्या ये बातें नौजवानों के लिए भी मायने रखती हैं? हमने कॉलेज के छात्रों से भी बात की। आखिरकार इस फैसले का सीधा असर भी इन्हीं युवाओं पर पड़ने वाला है। जो यूथ है इस चीज़ में ज़्यादा ही घुसती जा रही है, इस समय इसमें ज़्यादा हो रही है, तो उन्हें अब और छूट मिल गई है। कि ये था कि 25 ईयर्स में थे तो थोड़ा बच जाते थे, नहीं जा सकते थे, नहीं मिलता था। अब उन्हें ज़्यादा ही छूट मिल गई इस चीज़ की। अब वो इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा देंगे और करेंगे। 21 ईयर्स में ये सब चीज़ अलाउड नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ से किसी की फैमिली में प्रभाव पड़ता है, किसी की रिलेशनशिप में प्रभाव पड़ता है, माँ बाप दुखी होते हैं। इस चीज़ से बहुत चीज़ें गलत हैं। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। बच्चों को तो अलाउड ही नहीं करना चाहिए। 21 साल कोई बहुत बड़ी एज थोड़ी ना है कि 50 एज के हैं जाके तुम वहाँ पे जा रहे हो वाइन शॉप पे लेने के लिए, तो बहुत गलत है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केजरीवाल सरकार के इस फैसले को सही मानते हैं, जिनका मानना है कि सरकारें शराब पीने की उम्र सीमा कुछ भी तय करें, जिन्हें शराब पीनी है उन्हें फर्क नहीं पड़ता। जिसको पीनी है उसके लिए सही है, जिसको नहीं पीनी उसके लिए गलत है। तो जो एंजॉय करना चाहे वो करे, और पेरेंट्स कितना भी रोक ले, बच्चे तो इससे पहले भी पी लेते हैं। मैडम ये तो बंदे पे डिपेंड करता है। पीने वाला तो किसी से भी ले सकता है, ऐसी बात नहीं, ब्लैक में भी खरीद सकता है वो तो। आई थिंक इट्स पॉजिटिव, मतलब मैं पॉजिटिवली ही देखती हूँ। बिकॉज जैसे आपने कहा मैं बाहर के देशों में तो एज 21 ही है, तो हम 18 ईयर्स की एज के बाद यू कैन बाय अल्कोहल, एंड आफ्टर 21 यू कैन गो टू प्लेसेस जहाँ अल्कोहल सेल्स होते हैं, जैसे क्लब्स एंड बार्स। So I think India is also following in the same footsteps. अगर मैं यंग जनरेशन को देख रहा हूँ तो उनके लिए तो बेस्ट ही है, अच्छा है ये, ठीक है जी। इन तर्कों के साथ ही एक तर्क और भी है। दूसरे देशों में उम्र को लेकर इतनी पाबंदी नहीं है, तो दिल्ली के युवाओं को भी आजादी मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा कहने वाले भूल जाते हैं कि युवाओं में शराब का चलन महानगरों में और बड़ा है। एसोचैम की एक स्टडी के मुताबिक महानगरों में रहने वाले किशोरों में 45% से ज्यादा महीने में 5 से 6 बार शराब पीते हैं। यही नहीं, 15 से 18 वर्ष के युवाओं के बीच शराब पीने की आदतों में 100% का इजाफा हुआ है। इन हालातों में दिल्ली सरकार का फैसला शराब पीने को मौन सामाजिक सहमति देने जैसा है, जिससे आखिर में मर्यादाओं और संस्कारों को चोट पहुंचने वाली है। साथ ही लंबे समय में आर्थिक नुकसान भी होगा। एक और बड़ी बात, अगर आपको याद होगा कोरोना की वेव, एक जो लहर आई थी भारत में, वो ये था कि एकाएक शराब की दुकानें खुल गई थी और उससे कितनी तेजी से कोरोना स्प्रेड हुआ था। बहरहाल जाहिर है शराब से सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक नुकसान भी होते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि निम्हांस के फैकल्टी मेंबर रहे विवेक बेनिकल की एक टीम ने पाया कि अस्पताल में शराब के नशे से छुटकारा पाने के लिए 113 मरीज भर्ती हुए। इनमें से ज्यादातर लोग हर महीने 1661 रुपये कमाते थे, जबकि शराब पर 1938 रुपये खर्च करते थे। यही नहीं, 95% मरीज ऐसे थे जो महीने में सिर्फ 14 दिन ही काम करते थे। आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा, ऊपर से रोजगार भी नहीं। मुमकिन है इन लोगों ने पैसे या तो अपने घर के लोगों से लिए या फिर किसी और गलत तरीके से। आज हमने इस मामले में अलग अलग जानकारों से बात की तो पता चला कि शराब की वजह से कमज़ोर आर्थिक वर्ग की बड़ी आबादी गरीबी रेखा के से ऊपर ही नहीं उठ पाती है। ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ताकि शराब से होने वाले आर्थिक नुकसान को समझा जा सके। पता नहीं सरकारें जब फैसला लेती हैं तो इस फिक्र को ध्यान में रखती हैं या नहीं। अब आपको कश्मीर की एक तस्वीर दिखाते हैं। कल शोपियां में जो मुठभेड़ हुई उसमें 4 आतंकी मारे गए। इनमें से एक आतंकी ऐसा भी था
जिसके परिवार वाले उसके घर लौटने की अपील कर रहे थे, लेकिन यह कोशिश क्यों कामयाब नहीं हुई, खुद देखें आप। आपको चारों तरफ से घेर लिया है, आप बच के कहीं नहीं जा सकते हैं। आप अपना हथियार नीचे छोड़ दे और फरन अगर लगा हो तो फरन निकाले और अपना हाथ, दोनों हाथ बाहर निकालकर, दोनों हाथ खड़ा होकर बाहर आ जाए। शोपियां में एक एनकाउंटर से पहले सुरक्षा बलों ने लगातार अपील की कि आतंकी बाहर आ जाए और सरेंडर कर दे। जब कोई फायदा नहीं हुआ तो उसकी पत्नी ने भी बाहर आ जाने की प्रार्थना की। एनकाउंटर से पहले सुरक्षा बलों ने बार बार चाहा कि आतंकी सरेंडर कर दे और इस बीच आखिरी प्रयास भी किया। एक भावुक अपील की गई पिता के लिए उसके 4 साल के बेटे की ओर से। बताया जा रहा है कि इस आतंकी ने बाहर निकलने की कोशिश भी की, लेकिन बाकी 3 आतंकियों ने उसे सरेंडर नहीं करने दिया। सुरक्षा बलों का कहना है कि जिस आतंकी के घर वालों को उसके सरेंडर के लिए बुलाया गया था, वो दिसंबर में घर से लापता हो गया था। सोच कर देखिए, यह आत्मा को झकझोर देने वाली खबर है। एक 4 साल का बच्चा अपने पिता से अपील करता है कि बाहर आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आतंकी पिता शायद बाहर निकलने की कोशिश भी करता है, लेकिन बाकी आतंकी उसे बाहर नहीं आने देते। शायद दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां से बाहर निकलने का रास्ता मुश्किल से मिलता है। इन्हीं में से एक आतंकवाद भी है। और अब फिक्र हेडलाइंस। देवेंद्र फडणवीस ने गृह सचिव को वसूली कांड के सबूत सौंपे, सीबीआई जांच की मांग की। उद्धव और अनिल देशमुख के बीच हुई मुलाकात। मेदिनीपुर में अमित शाह का शक्ति प्रदर्शन। TV9 भारतवर्ष से बोले, बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। बंगाल का धरतीपुत्र ही सीएम बनेगा। करप्शन, तोलाबाजी, घुसपैठ खत्म करेंगे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बड़ा नक्सली हमला। सुरक्षा बलों की बस को नक्सलियों ने उड़ाया। 5 जवान शहीद, 8 जवान घायल। 1 अप्रैल से देश में अब 45 साल से ऊपर सभी लोगों को लगेगी वैक्सीन। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला। प्रकाश जावड़ेकर बोले, भारत में अब तक 4 करोड़ 85 लाख लोगों को लगा कोरोना का टीका। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।